देखिए, आज का टॉपिक है हमारा प्लेटो का शैक्षिक चिंतन, एजुकेशनल थॉट ऑफ प्लेटो। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं प्लेटो का जीवन परिचय। ठीक है, तो देखिए, प्लेटो का जन्म 427 ईसा पूर्व यूनान के ग्रीस एथेंस नामक नगर राज्य में जो है हुआ था। ठीक, इनका जो परिवार था वो संभ्रांत परिवार था, धनी परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता श्री एरिस्टोन एथेंस के जो अंतिम राजा थे कांड्रस वंशज के थे, और इनकी माता का नाम था पेरिटोन। पेरिटोन, ठीक, ये भी देश के नामी धनी सोलन वंश की थी। ठीक, प्लेटो के जो शिक्षक थे उनका नाम था क्रेटिलस। क्या नाम था? क्रेटिलस। ठीक है, ये जो है प्रसिद्ध दार्शनिक हेराक्लिटस के शिष्य थे। क्रेटिलस किसके शिष्य थे? प्रसिद्ध दार्शनिक थे, हेराक्लिटस के शिष्य थे। ठीक, और जो आपके प्लेटो हैं, इनका जो जन्म हुआ था वो सुकरात के युग में ही इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और सुकरात इनके क्या थे? सुकरात के ही शिष्य थे प्लेटो। ठीक है, तो सुकरात के संदर्भ में सुकरात क्योंकि बहुत जो है ईमानदार थे, और जो राज्य की जनता थी उस समय एथेंस राज्य में, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है जनता का शोषण राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा था। तो वो लोगों को जो है लगातार जो है जागरूक कर रहे थे, है ना। वो हमेशा जो है, जो एक उनकी मेथड है डायलेक्टिक मेथड, है ना, द्वंद्वात्मक पद्धति जिसे बोलते हैं, उसके माध्यम से, उसे वार्तालाप के माध्यम से ही जो है अंतिम सत्य तक पहुंचने की कोशिश करते थे। वो कहीं भी मार्केट में जाते थे, कहीं भी बाजार में जाते थे जहाँ पर 2-4-10 लोग इकट्ठा होते थे, तो वहाँ पर जो है वो ऐसे ही प्रश्न उछालते थे। ठीक, और फिर उसमें जो है वाद विवाद करते थे, और जब तक अंतिम निष्कर्ष तक नहीं पहुंच जाते थे तब तक तर्क वितर्क जो है किया करते थे। तो ये सारी चीजें देखकर जो राज्य सरकार थी उसको जो है अच्छा नहीं लगा, और उन्होंने कहा कि आप जो है राज्य के खिलाफ काम कर रहे हैं, लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, इसलिए जो है राजद्रोह का उनके ऊपर केस लगाकर उन्हें जो है मृत्युदंड की बात जो है की गई। तो उस समय जो मृत्युदंड का प्रावधान था वो जो है विष देकर जो है मृत्युदंड जो है दिया जाता था। मतलब विष का प्याला जो है दे दिया जाता था, और उसी को जो है पीकर आपकी जो है मृत्यु हो जाती थी। ठीक है, उस तरह से मृत्युदंड देने का प्रावधान नहीं था कि जल्लाद जाएंगे और उसको फांसी देंगे, इस टाइप का नहीं था, विष दे दिया जाता था। ठीक, क्योंकि जो सुकरात थे वो बहुत ईमानदार थे। ठीक है, और उन्होंने कहा कि जो राज्य का आदेश है वो मुझे सिरोधार्य है, और उन्होंने जो है विष का प्याला जो है पी लिया। ठीक, इससे उनकी मृत्यु हो गई, और ये देख कर जो प्लेटो थे उनको बहुत कष्ट हुआ। उन्होंने अपने आंखों से अपने गुरु को जब इस तरह से मरते देखा तो उन्हें बहुत कष्ट हुआ, और वो जो है लगातार जो है जो अरस्तु के विचार थे वो उसको आगे बढ़ाने के लिए जो है प्रयासरत रहे। इसलिए इस संदर्भ में उन्होंने जो है उस समय तो एथेंस राज्य को छोड़ दिया था, क्योंकि था क्या कि जब ये प्लेटो जो है सॉरी ये अरस्तु जब एक बार जो है जेल में थे, नहीं सुकरात, तो उस समय जो है प्लेटो के भगाने का एक षड्यंत्र था कि आपने ऐसा षड्यंत्र किया है उनको जेल से निकालने का। ठीक है, तो ये था कि अब जो है आपका भी जीवन सुरक्षित नहीं है। प्लेटो के लिए ये चीज़ें थी। तो प्लेटो ने जो है भयवश
उसी वर्ष जब उनके गुरु को विष का प्याला दे दिया गया और उनकी मृत्यु हो गई, तो उसी वर्ष उन्होंने जो है एथेंस राज्य को छोड़ दिया। और उस समय प्लेटो की आयु लगभग 28 वर्ष के आसपास थी। ठीक। और सबसे पहले फिर ये जो है प्लेटो 12 वर्ष तक अपने देश के बाहर चले जाते हैं। और सबसे पहले ये मेघरा गए, और यहाँ पर इनके एक मित्र थे, सहपाठी थे, जिनकी अभी हम लोगों ने पहले चर्चा की थी। उनके द्वारा जो है एक प्रसिद्ध दार्शनिक आपके पार्मेनाइडिस थे, उनके सिद्धांतों का इन्होंने जो है अध्ययन किया। और फिर मिस्र की जो सभ्यता थी उसको जो है इन्होंने अपने आंखों से जो स्थिति थी वहाँ की उसको देखा, और इस निष्कर्ष पर पहुंचे हेलो, आवाज आ रही है? जी सर। अच्छा, तो चलिए देखिए, हम लोग देख रहे थे, डिस्कस कर रहे थे कि प्लेटो जब वहाँ से एथेंस से चले आते हैं और वहाँ से आने के बाद एथेंस राज्य को छोड़ देते हैं। उनको ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि राज्य सरकार हमारे खिलाफ भी कोई ऐसी कार्रवाई कर दे, इसलिए वो उस समय जो है एथेंस राज्य को छोड़ के बाहर चले आते। और सबसे पहले ये मेघरा गए, और वहाँ पर जो इनके मित्र थे और सहपाठी भी थे, उनके सहयोग से उन्होंने एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे उनके पास गए, जिनका नाम था पार्मेनाइडिस। तो पार्मेनाइडिस के सिद्धांतों का इन्होंने जो है अध्ययन किया, और साथ ही जो मिस्र की सभ्यता थी उसका जो है अध्ययन किया, और अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचे कि जो उस समय एथेंस की अपेक्षा जो आपका मिस्र अधिक सभ्य और सुसंस्कृत देश था, तो मिस्र से सिसली गए और वहाँ से फिर ये इटली चले गए, और सिसली में ही डायनेसिस के दरबार में रहे, और यहाँ रहकर इन्होंने देश की जो शासन प्रणाली थी इटली की उसका अध्ययन किया। और प्लेटो ने पाइथागोरस का जो मत था उसका भी अध्ययन किया, और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि गणित और सैनिक शिक्षा जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। प्लेटो ने कहा कि जो गणित विषय है और सैनिक शिक्षा वो जो है हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। और उस समय इटली का जो शासक वर्ग था वो जो है शासक वर्ग को जो अधिकार थे वो सादा जो इटली का शासक वर्ग था, ठीक है, तो वहाँ के जो अधिकार होते थे वो शक्ति के माध्यम से ही संचालित होते थे, और सादा जीवन वो जो है व्यतीत करता था। प्लेटो पर इसका भी असर पड़ा, इटली के जो शासक थे उसका भी असर पड़ा, और आगे चलकर इन्होंने एक आदर्श राज्य की जो संकल्पना है उसको जो है इन्होंने तय किया कि अब एक संकल्प राज्य की जो है संकल्पना बनाई जाए। एक आदर्श राज्य की स्थापना पर प्लेटो जोर देना शुरू करते हैं। आगे देखिए, 12 वर्ष के इस अध्ययन काल में भ्रमण करते हुए प्लेटो ने उस समय सबसे बड़े विद्वान जो है बन गए थे, और इतना बड़ा ज्ञानी होने के बाद ये पाश्चात्य विचारधारा की जो आधारशिला है वो प्लेटो को ही माना जाता है। ठीक है, सारा संसार उन्हें एक महान विचारक, दार्शनिक और राजनीति शास्त्र और शिक्षा शास्त्री के रूप में
स्वीकार करता है। ठीक है, आगे देखिए 378 ईसा पूर्व में प्लेटो एथेंस फिर लौटते हैं। कब? 378 नहीं बल्कि 387 ईसा पूर्व में प्लेटो एथेंस आते हैं, और उस समय इनकी आयु लगभग जो है अब 40 वर्ष के आसपास थी, और जब इन्होंने एथेंस छोड़ा था तब 28 वर्ष के थे, यानी 12 वर्ष तक ये बाहर थे। तो जब ये 40 वर्ष के थे तब इन्होंने जो है फिर से एथेंस राज गए, और वहाँ पर जो है उन्होंने देखा, और उन्होंने अपने ज्ञान में वृद्धि तो कर ही ली थी और अनुभव भी उनके पास हो गया था। तो इस समय उन्होंने अपनी सूक्ष्मदर्शिता के साथ जो चिंतन शक्ति थी उसके प्रकाश में एक अर्ध सत्य जो था उसको देख पा रहे थे, और इन्होंने एथेंस के तत्कालीन दोषपूर्ण समाज से इनको बड़ी घृणा हो गई, और उस समय उन्होंने राजनीति में सक्रिय भाग लेने की अपेक्षा शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करना ज्यादा उचित समझा। तब ये 386 ईसा पूर्व, ध्यान रखिएगा, 386 ईसा पूर्व में एक विद्यालय की स्थापना करते हैं जिसका नाम था एकेडमी। याद रखिएगा, क्या नाम था? एकादमी या एकेडमी। ठीक, तो ये जो एकेडमी थी इसमें जो है लगातार शिक्षा का प्रचार प्रसार प्लेटो जो है कर रहे थे। ठीक, और इन्होंने अपने जीवन में दो ही चीजें तय की, एक तो इन्होंने कहा कि हम चिंतन करेंगे और जो है लेखन कार्य करेंगे, और दूसरा महत्वपूर्ण कार्य इन्होंने जो तय किया वो अकादमी का संचालन और अध्ययन अध्यापन के कार्य को। ठीक, तो दो महत्वपूर्ण बातें थी जिन पे प्लेटो की प्राथमिकता थी। पहला काम था इनका चिंतन और लेखन का, दूसरा काम था जो इन्होंने अपनी एकेडमी 386 ईसा पूर्व में स्थापित की थी उसको जो है संचालन करना और वहां पर जो है अध्ययन अध्यापन का कार्य जारी रखना। ठीक, आगे देखिए इनकी कुछ रचनाएं थी प्लेटो की, उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो प्लेटो की कुछ रचनाएं हैं जिसमें से सबसे ज्यादा पॉपुलर इनकी पुस्तक है द रिपब्लिक। कौन सी पुस्तक है? द रिपब्लिक। ठीक है, दूसरी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है द लाज। ठीक है, तीसरी इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है सिंपोजियम। ठीक, और कुछ पुस्तकें हैं है रेटस है। ठीक, ये कुछ पुस्तकें और हैं जिनकी रचना इन्होंने किया। आगे देखिए, अब देखते हैं हम लोग प्लेटो के अनुसार जो शिक्षा का संप्रत्यय है उसको देखते हैं कि प्लेटो किस तरह की शिक्षा की बात करते हैं। ठीक, तो प्लेटो ने शिक्षा प्रक्रिया की जो स्वरूप की व्याख्या तो नहीं की, परंतु उसके कार्य की व्याख्या अवश्य की, और उसी आधार पर इन्होंने जो शिक्षा की परिभाषा है उसको जो है प्रस्तुत किया। तो ध्यान दीजिएगा, प्लेटो वस्तु जगत की व्यवहारिक सत्ता को स्वीकार करते थे। प्लेटो एक आदर्शवादी दार्शनिक थे। क्या थे? आदर्शवादी दार्शनिक थे। ठीक है, सत्यम शिवम सुंदरम जैसे विचारों को जो है मानते थे। ठीक है, तभी ये एक आदर्श राज्य की संकल्पना की बात कर रहे थे। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, तो इन्होंने जो वस्तु जगत की व्यवहारिक सत्ता है उसको स्वीकार करते हैं, और उसी के अनुसार जो मनुष्य का जीवन है उसकी जो है व्याख्या करते हैं। इनकी दृष्टि से मनुष्य जीवन का जो अंतिम उद्देश्य है वो क्या है? आत्म अनुभूति है, आत्मा की अनुभूति करना। ठीक है, तो इनके अनुसार जो शिक्षा है, शिक्षा का कार्य मनुष्य के शरीर और आत्मा दोनों को पूर्णता प्रदान करना है। प्लेटो के अनुसार शिक्षा का जो अर्थ है शरीर और आत्मा दोनों का जो है क्या है? दोनों को ही पूर्णता प्रदान करना है जिसके वे योग्य है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि जो शिक्षा का कार्य है प्लेटो के अनुसार मनुष्य के शरीर और आत्मा दोनों को पूर्णता प्रदान करना है। ठीक है, जिसके वे योग्य है, जिसके भी योग्य है जो भी व्यक्ति। ठीक, तो प्लेटो की दृष्टि से जो व्यवहारिक जीवन है
उसको जीने के लिए अनुभूति करने, मतलब आत्मा की अनुभूति करने, और दोनों के लिए मनुष्य में अच्छी आदतों और सद्गुणों का होना आवश्यक मानते थे। जो व्यक्ति है उसको एक तो जो है व्यवहारिक जीवन जीने के लिए उसे आत्मा की अनुभूति करनी चाहिए, और दूसरी महत्वपूर्ण बात करते थे कि जो व्यक्ति के आदत हैं और जो सद्गुण हैं उनको जो है अच्छी आदतों का निर्माण करना चाहिए और सद्गुणों को अपने व्यवहार में क्रियान्वयन करना चाहिए। ठीक, आगे देखिए, इन्होंने अपनी पुस्तक दिलाज में बताया कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य उस प्रशिक्षण से है जिसके द्वारा बच्चों में उचित आदतों का निर्माण किया जाता है और उन आदतों द्वारा सद्गुणों को उत्पन्न किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, शिक्षा के संदर्भ में प्लेटो कहते हैं कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य उस प्रशिक्षण से है जिसके द्वारा बच्चों में उचित आदतों का निर्माण किया जाता है और उन आदतों द्वारा सद्गुणों को उत्पन्न किया जाता है। और फिर आगे ये इस प्रशिक्षण को या शिक्षा के संदर्भ में कहते हैं कि हम उस वस्तु से सदैव घृणा करें जिससे हमें घृणा करनी चाहिए, और उस वस्तु से सदैव प्रेम करें जिससे वास्तव में हमें प्रेम करना चाहिए। ठीक, तो इस तरह से ये मनुष्य को जो है एक अच्छा मनुष्य बनाने पर बल देते थे, सद्गुणों का विकास करने पे, अच्छी आदतों का निर्माण करने पे। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा, इनके अकॉर्डिंग जो शिक्षा है वो एक तो व्यक्ति को आत्मिक विकास करे और दूसरा जो उसका व्यवहारिक पक्ष है उस पे जो है जो भी सद्गुण है उनको अपने कार्य व्यवहार में अपनाएं। ठीक, तो इस तरह से शिक्षा का जो अर्थ है वो है प्लेटो के अनुसार। अब देखिए शिक्षा के उद्देश्य। शिक्षा के उद्देश्य, तो प्लेटो कहते थे कि जो मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य है वो क्या है? आत्मा की अनुभूति करना। अतः इस तरह से हम देखें तो शिक्षा का जो अंतिम उद्देश्य है वो भी जो है आत्मा की अनुभूति करना होना चाहिए। इसलिए प्लेटो ने कुछ शिक्षा के उद्देश्यों की बात की जिनके द्वारा जो है जो सद्गुण की शिक्षा है और आत्मा की अनुभूति है उसको जो है विकसित किया जा सकता। ठीक है, तो पहले उद्देश्य की बात करते हैं, श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण। वही आदर्श नागरिकों के निर्माण की बात करते हैं। पहला उद्देश्य है कि जो राज्य है उसमें आदर्श नागरिकों का निर्माण किया जाए। तो देखिए प्लेटो राज्य को ही सर्वोपरि मानते थे। जो राज्य है वही एक सर्वोपरि संस्था है। व्यक्ति राज्य के लिए, इनका नारा था कि व्यक्ति राज्य के लिए है। ठीक है, इनका तर्क था कि यदि राज्य सुरक्षित है तो व्यक्ति सुरक्षित है। प्लेटो कहते थे यदि हमारा राज्य सुरक्षित है तभी तो व्यक्ति सुरक्षित है। ठीक है, तो व्यक्ति को राष्ट्र हित में अपने हितों को न्यौछावर करना चाहिए। प्लेटो कहते थे कि व्यक्ति को जो है राष्ट्र हित में जो है अपने जो निजी स्वार्थ है उनको जो है छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। ठीक, यही कारण है कि ये शिक्षा द्वारा मनुष्य को सबसे पहले श्रेष्ठ नागरिक बनाने पर बल देते हैं और जो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य भी मानते हैं कि आदर्श नागरिकों का निर्माण किया जाना चाहिए। तो देखिए आदर्श नागरिकों से इनका क्या तात्पर्य था, किस तरह के व्यक्तियों का निर्माण करना चाहते थे वो देख लीजिए। प्लेटो कहते थे कि आदर्श नागरिक हम उन्हें कहेंगे जिनका स्वास्थ्य उत्तम हो, स्वास्थ्य उत्तम हो और जिनमें बुद्धि और विवेक हो, जिनमें बुद्धि और विवेक हो, सद्गुण हो और देश के अन्य नागरिकों के प्रति प्रेम और सहयोग की भावना रखते हो। ठीक है, राज्य के प्रति प्रेम, आदर और समर्पण की भावना हो। तो श्रेष्ठ नागरिकों के लिए क्या कहते हैं कि श्रेष्ठ नागरिकों से इनका जो आशय था कि जो श्रेष्ठ नागरिक है एक तो पहली बात वो शारीरिक रूप से स्वस्थ हो और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये करते थे कि उनके अंदर जो है बुद्धि और विवेक, ठीक है, शादी जो उनका व्यवहार हो वो सद्गुणों से परिपूर्ण हो। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है जो ध्यान देने लायक है
कि ये कहते थे कि जो आदर्श नागरिक है उसके अंदर जो प्रेम की भावना हो, यानी लोक कल्याण की भावना हो, भाईचारे की भावना हो, ठीक है, और साथ ही साथ जो है जो राज्य में रहने वाले नागरिक हैं सभी के साथ जो है प्रेम पूर्वक सहानुभूति के साथ रह सके, ठीक, तभी जो है हम भी सुरक्षित रहेंगे और हमारा राज्य भी सुरक्षित रहेगा। ऐसा प्लेटो का। देखिए नेक्स्ट उद्देश्य इनका योग्यता अनुसार व्यक्तियों का निर्माण करना था। ध्यान दीजिएगा, योग्यता के अनुसार जो है ये व्यक्तियों के निर्माण की बात करते हैं। जो अभी हम लोग आदर्श नागरिकों की बात कर रहे हैं उसी संदर्भ में देखिएगा, प्लेटो ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक नागरिक राष्ट्र की एक कड़ी होता है, उसकी योग्यता और क्षमता से कोई भी राष्ट्र जो है प्रगति करता है। अतः शिक्षा द्वारा प्रत्येक मनुष्य की जो योग्यता एवं क्षमता है उसका विकास किया जाना चाहिए। इन्होंने स्पष्ट किया कि प्रत्येक राज्य को सैनिक, प्रशासक, व्यापारी और सेवक चाहिए। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने कहा कि प्रत्येक राज्य को क्या चाहिए? सैनिक चाहिए, प्रशासक चाहिए, व्यापारी चाहिए और सेवक चाहिए। इनकी संपत्ति में शरीर से हष्ट-पुष्ट व्यक्तियों को सैनिक शिक्षा, बौद्धिक दृष्टि से माध्यम व्यक्तियों को व्यापार, उत्पादन एवं क्रय विक्रय की शिक्षा और बौद्धिक दृष्टि से उच्चतम व्यक्तियों को प्रशासन नीति की शिक्षा देनी चाहिए। और दासों के लिए एक किसी प्रकार की औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं समझते थे। कहते थे जो दास वर्ग है उसके लिए किसी भी प्रकार की औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। सेवा कार्य करने से सीखा जाता है। प्लेटो कहते थे जो सेवा का कार्य है वो सेवा कार्य करने से सीखा जाता है। और इन्होंने स्पष्ट किया कि जब सब लोग अपनी अपनी योग्यता अनुसार सैनिक, व्यापारी अथवा प्रशासक आदि की शिक्षा प्राप्त करेंगे और अपना अपना कार्य दक्षता पूर्वक करेंगे तो राष्ट्र की प्रगति निश्चित है, ठीक। प्लेटो का मानना था कि जब व्यक्ति जो है एक राज्य के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि राज्य में जो है सैनिक, प्रशासक, व्यापारी और सेवक, ठीक है, सभी तरह की व्यक्तियों की जरूरत है। तो प्लेटो कहता था कि जो सैनिक हैं और प्रशासक हैं, व्यापारी हैं, उनके लिए तो ठीक है, औपचारिक शिक्षा ठीक है, लेकिन जो दास वर्ग है, ठीक है, या सेवक वर्ग है, उसके लिए जो है औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वो सेवा कार्य के द्वारा ही जो सेवा कार्य है वो सीखा जा सकता है। तो इन्होंने स्पष्ट किया कि जब सब लोग अपनी अपनी योग्यता अनुसार सैनिक, व्यापारी अथवा प्रशासक आदि की शिक्षा प्राप्त करेंगे और अपना अपना कार्य दक्षता पूर्वक करेंगे तो निश्चित ही राष्ट्र की जो प्रगति है वो निश्चित। आवाज आ रही है? जी सर। यस सर। समझ में भी आ रहा है आप लोगों को? जी सर। आगे देखिए, नेक्स्ट उद्देश्य है नागरिकों में नैतिकता का विकास करना। नागरिकों में नैतिकता का विकास करना। प्लेटो राष्ट्रभक्त नागरिकों के निर्माण पर बल देते थे और इनका जो स्पष्ट मत था कि प्रत्येक नागरिक को राज्य से ये अपेक्षा करते थे कि वे ये नियम राज्य, समाज और व्यक्ति सभी के हितों को ध्यान में रखकर बनाए जाने चाहिए, ठीक है। ये हमेशा जो है राज्य से कहते थे कि जो राज्य है वो ये ध्यान रखे कि जो भी नियम बनाए वो राज्य, समाज और व्यक्ति सभी के हितों को ध्यान में रखकर बनाए, ठीक। सच तो यह है कि ये राज्य को भी नैतिक नियमों से चलाने के पक्ष में थे। चाहते थे जो राज्य है, राज्य का जो संचालन हो वो किस तरह से हो? नैतिक नियमों से। पहले ही मैंने आपको बताया कि प्लेटो आदर्शवादी विचारक थे, ठीक है। तो निश्चित रूप से जो है जो नैतिकता है उसकी तो प्रधानता होगी, ठीक है। तो आगे देखिए, ये चाहते थे कि जो राज्य का क्रियान्वयन है वो किस तरह से हो? नैतिकता के नियमों के आधार पर हो, ठीक है। और शिक्षा द्वारा राज्य के शासन को चलाने वालों को मानवीय नैतिकता और सामान्य नागरिकों को राज्य नैतिकता की शिक्षा देने की बात करते थे। नेक्स्ट उद्देश्य था नागरिकों में ज्ञान का विकास।
नागरिकों में ज्ञान का विकास करना। प्लेटो ज्ञान के लिए, ज्ञान और मुक्ति के लिए, ज्ञान दोनों के पक्षधर थे। ये स्वयं अति ज्ञानी थे। पाश्चात्य जगत में इन्हें ज्ञान का बृहस्पति कहा जाता है। प्लेटो को पाश्चात्य जगत में क्या कहा जाता है? ज्ञान का बृहस्पति कहा जाता है। इन्होंने स्वयं ज्ञान का अपने में जो आनंद है उसकी अनुभूति की थी। प्लेटो ने स्वयं ये अनुभूति की थी कि जो ज्ञान का अपने में जो आनंद है उसकी अनुभूति की थी, और ज्ञान के आत्मानुभूति में सहायक होने की भी अनुभूति की थी। इसलिए ये मनुष्यों को भाषा, साहित्य और दर्शन का ज्ञान कराने पर विशेष बल देते थे, और इसे ही शिक्षा का एक उद्देश्य मानते थे कि नागरिकों को जो ज्ञान का विकास करना है, यह भी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। किसके माध्यम से होगा? भाषा, साहित्य और दर्शन का ज्ञान कराने के पक्षधर थे। नेक्स्ट उद्देश्य है नागरिकों में विवेक का विकास करना। जो हमारे राज्य के नागरिक हो कैसे हो? विवेकशील हो। प्लेटो की दृष्टि से ज्ञान का तब तक कोई महत्व नहीं है जब तक उसके द्वारा मनुष्य में विवेक का विकास नहीं किया जाता। इनके अनुसार विवेक बेस्ट विकास और सामाजिक व्यवस्था की नींव है। विवेक से ही मनुष्य सत्य असत्य, अच्छे बुरे और सुंदर असुंदर में भेद करता है, और इससे ही विरोधी तथ्यों में समन्वय करता है। प्लेटो ने तर्क प्रस्तुत किया कि यह संसार ईश्वर की विचित्र रचना है। प्लेटो कहता था ये जो संसार है ये ईश्वर की एक विचित्र रचना है, इनमें अनेक विरोधी तत्व हैं। अतः शिक्षा के द्वारा बच्चों में ऐसे विवेक का विकास करना चाहिए कि वे इन विरोधी तथ्यों को समझ सके और इनमें समन्वय स्थापित कर सके, इनमें कोऑर्डिनेशन स्थापित कर सके। ठीक। नेक्स्ट उद्देश्य देखिए, नागरिकों में श्रेष्ठ व्यक्तित्व का निर्माण करना। प्लेटो चाहते थे जो राज्य के नागरिक हों उनमें श्रेष्ठ व्यक्तित्व का निर्माण किया जाए। तो ये नागरिकों में श्रेष्ठ व्यक्तित्व के निर्माण की भी बात करते थे और शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य मानते थे। प्लेटो नागरिकों में श्रेष्ठतम व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहते थे, और इनका तर्क था कि जन्म से मनुष्य इंद्रियों के बस में रहता है और फिर वह समाज एवं राज्य के नियंत्रण में रहना सीखता है। समाज एवं राज्य के नियंत्रण में रहते हुए उसमें ज्ञान का विकास होता है और विवेक का विकास होता है और सद्गुणों का विकास होता है। ठीक है। आगे देखिए, तो प्लेटो कहते हैं कि जो व्यक्ति है उसमें जो है सद्गुणों का विकास किया जाना चाहिए। प्लेटो 4 मूल सद्गुणों की बात करते थे। 4 मूल सद्गुणों की बात करते थे, जिसमें पहला है संयम, दूसरा है धैर्य, और तीसरा है ज्ञान, और चौथा है न्याय। ये मनुष्य में 4 प्रकार के सद्गुणों को विकसित करने पर बल देते थे। एक तो संयम, और दूसरा धैर्य, और तीसरा ज्ञान, और चौथा न्याय। ठीक है। इनका तर्क था कि जब मनुष्य में सच्चे ज्ञान, विवेक और इन सद्गुणों का विकास हो जाता है तो वो स्वयं आत्मा से शासित होने लगता है। मतलब वो स्वयं, जब इन चीजों का विकास हो जाता है तब व्यक्ति स्वयं आत्मा के द्वारा अनुशासित होने लगता है, और उस स्थिति में मनुष्य को न सामाजिक दबाव की आवश्यकता होती है और न राज्य के नियंत्रण की। वह अपने स्व आत्मा से नियंत्रित होता है। इसे ही श्रेष्ठतम व्यक्तित्व का निर्माण कहते थे। इनकी सम्मति में यह शिक्षा का जो है प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। प्लेटो कहते थे जो नागरिक है उनमें श्रेष्ठ व्यक्तित्व का निर्माण जो है एक प्रमुख उद्देश्य है शिक्षा का। लास्ट उद्देश्य है इनका सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है आपको कि प्लेटो एक आदर्शवादी विचारक थे। ठीक है। और आदर्शवाद का जो ध्येय वाक्य है वो क्या है? सत्यम शिवम और सुंदरम जैसे गुणों को धारण करना। ठीक। तो निश्चित रूप से आदर्शवादी हैं तो बात करेंगे ही। ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, सत्यम शिवम और सुंदरम की प्राप्ति की भी बात करते हैं। प्लेटो के अनुसार मनुष्य जीवन का जो अंतिम उद्देश्य है वो आत्मा की अनुभूति है। इनकी दृष्टि से इसकी प्राप्ति के लिए 4 सद्गुण, जिनकी अभी हम लोगों ने चर्चा किया था, संयम, धैर्य, ज्ञान और
न्याय के साथ साथ 3 आध्यात्मिक मूल्यों सत्यम, शिवम और सुंदरम की प्राप्ति आवश्यक है। प्लेटो कहते थे कि 4 सद्गुणों के साथ साथ संयम, धैर्य, ज्ञान और न्याय के साथ साथ जो 3 आध्यात्मिक मूल्य हैं, आध्यात्मिक मूल्य कौन से हैं? सत्यम, शिवम और सुंदरम की प्राप्ति आवश्यक है। और इन 3 आध्यात्मिक मूल्यों को मनुष्य क्रमशः बौद्धिक, नैतिक और सौंदर्य परक क्रियाओं द्वारा प्राप्त कर सकता है। प्लेटो कहते थे जो ये 3 आध्यात्मिक मूल्य हैं, सत्यम, शिवम, सुंदरम, इनको जो व्यक्ति है वो क्रमशः बौद्धिक, नैतिक और सौंदर्य परक क्रियाओं द्वारा प्राप्त कर सकता है। प्लेटो ने स्पष्ट किया कि जहां तक सद्गुणों की बात है, इनकी आवश्यकता तो व्यवहारिक दृष्टि से भी है, परंतु व्यवहारिक दृष्टि से आवश्यक नैतिकता और आध्यात्मिकता उन्नति के लिए आवश्यक नैतिकता में अंतर है। ठीक है, अंतर होता है, ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, व्यवहारिक दृष्टि से मनुष्य को राज्य द्वारा निश्चित नियमों का पालन करना होता है और आध्यात्मिक दृष्टि से मनुष्य को तत्व ज्ञान द्वारा निश्चित नियमों का पालन करना होता है। तो प्लेटो का तर्क था कि मनुष्य राज्य नैतिकता का पालन करते हुए आध्यात्मिक नैतिकता की ओर बढ़ता है। प्लेटो क्या कहता था कि मनुष्य राज्य की नैतिकता का पालन करते हुए ही आध्यात्मिक नैतिकता की ओर बढ़ता है। अर्ध सत्यम, अर्ध शिवम, अर्ध सुंदरम से पूर्ण सत्यम, पूर्ण शिवम और पूर्ण सुंदरम की ओर बढ़ता है। प्लेटो का तर्क है कि पूर्ण सत्यम, पूर्ण शिवम और पूर्ण सुंदरम आत्मा परमात्मा को ही प्राप्त है। प्लेटो क्या कहता है कि पूर्ण शिवम और पूर्ण सुंदरम, ठीक है, कि जो आपका सत्यम, शिवम, सुंदरम है, ये किसको प्राप्त है? आत्मा परमात्मा को ही प्राप्त है। और इनकी प्राप्ति का अर्थ है कि आत्मा परमात्मा की प्राप्ति। अगर आप सत्यम, शिवम, सुंदरम जैसे गुणों को प्राप्त कर लेते हैं, इसका मतलब आपको जो है आत्मा परमात्मा की प्राप्ति हो गई, अर्थात आत्मा का परमात्मा से साक्षात्कार हो गया या आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया। ठीक है, तो शिक्षा के द्वारा मनुष्य को सत्यम, शिवम और सुंदरम की प्राप्ति की ओर अग्रसर होना चाहिए। ठीक है, प्लेटो जो है शिक्षा का इसे भी जो है उद्देश्य मानते थे कि जो व्यक्ति है उसके अंदर सत्यम, शिवम और सुंदरम की जो है प्राप्ति होनी चाहिए। तो ये उद्देश्य थे। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर कहीं कुछ पूछना है तो बताइएगा। ठीक है, शिक्षा के उद्देश्यों में हम लोगों ने डिस्कस किया प्लेटो के अनुसार। एक तो श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण, पहला उद्देश्य। दूसरा, योग्यता अनुसार व्यक्तियों का निर्माण। तीसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य है नागरिकों में नैतिकता का विकास। चौथा है नागरिकों में ज्ञान का विकास। पांचवा है नागरिकों में विवेक का विकास। और छठवां है नागरिकों में श्रेष्ठ व्यक्तित्व का निर्माण। और लास्ट है सत्यम, शिवम और सुंदरम की प्राप्ति का उद्देश्य। क्लियर है? तो आज यहीं तक, और कल फिर हम लोग जो है आगे डिस्कस करेंगे। शिक्षा की पाठचर्या की बात करेंगे, शिक्षण विधियों की बात करेंगे, ठीक है, अनुशासन की बात करेंगे, शिक्षक की बात करेंगे, शिक्षार्थी, विद्यालय और शिक्षा के अन्य पक्षों पर भी प्रकाश डालेंगे अगले लेक्चर पे। ठीक, तो अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, किसी भी विद्यार्थी के अंदर कुछ भी पूछना है तो आप प्रश्न रख सकते हैं। बताइए सर, इनके माता पिता का नाम बता दीजिए, छूट गया था। माता पिता का नाम प्लेटो के, है ना? प्लेटो के पिता का नाम था एरिस्टोन और माता का नाम था पेरिक्टोन। सर, पेरिक्टोन, पेरिक्टोन आधा का रहेगा बीच में, पेरिक्टोन। ठीक, जो इनके शिक्षक थे उनका नाम था क्रेटिलस। सर हेराक्लेटस, ठीक है जी। जो क्रेटिलस थे ना, वो हेराक्लिटस के शिष्य थे। अच्छा। जो प्लेटो के गुरु थे आपके क्रेटिलस, ये प्रसिद्ध दार्शनिक थे वहां पर। कौन? हेराक्लिटस।
क्लीटस, उसके शिष्य थे क्रेटिलस, अच्छा जी जो सर। प्लेटो के शिक्षक थे, ध्यान रखिएगा। जी सर, जी सर। ठीक कर लिया। हाँ सर, सही कर लिया चलिए सर। चलिए चलिए, और कोई विद्यार्थी जिसके मन में कोई प्रश्न हो, जितना आपको अभी सर तक। हाँ देवाशीष। सर इससे रिलेटेड, इस मतलब आज जो पढ़ाया उससे नहीं, बट सर एक डाउट था। हाँ सर बताइए मेरा जो बताइए। असाइनमेंट मिला था सर, है ना, हमें जी लिखने जी के लिए, उसमें जी सर जी इंडियन थिंकर एंड एजुकेशनल थॉट्स टू देयर जी एजुकेशनल प्रैक्टिसेस था सर। उसमें जी सर एक चीज क्लियर करनी थी, जो जय कृष्ण मूर्ति थे, है ना सर, जी 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 जी। उनका मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी क्या मेंशन करना है एजुकेशनल थॉट्स में? बिल्कुल बिल्कुल करना है। अगर आपके पास ना हो, कोई दिक्कत हो तो बताइए मुझे। नहीं सर, है तो क्या उसका पूरा वर्णन करना पड़ेगा क्या सर इसमें? नहीं नहीं, थोड़ी थोड़ी बता दीजिए कि जय कृष्ण मूर्ति के अनुसार तत्व मीमांसा क्या है, इनकी ज्ञान मीमांसा क्या है। दो दो तीन तीन लाइन में समरी टाइप में लिख दीजिए, ठीक है सर। जिससे कि मूल बातें आ जाएं, आप जिससे जय कृष्ण मूर्ति को समझ सकें। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, एक ही थिंकर का करना है देवाशीष। सर एक्चुअली जो पीपीटी है वो तो एक थिंकर की है, बट आई वाज जी थिंकिंग कि जो असाइनमेंट लिखे हैं वो पूरे 5 पे लिख देते तो सर थोड़ा रिवाइज हो जाता। नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। यही तो मैं भी कह रहा था कि असाइनमेंट पूरे टॉपिक पे बनाइए, जिससे पांचों आपका पे। रिवीजन भी हो जाएगा और पांचों इंडियन थिंकर भी आप पढ़ लेंगे। और यस सर। पीपीटी के लिए किसी एक थिंकर का प्रेजेंटेशन कर लीजिए, जो आपके साथी हैं नेक्स्ट वो उनको ले लेंगे अपने हिसाब से। ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर। जी जी पूजा। सर जी सर, ये जो पीपीटी बनाना है जी सर, वो असाइन मतलब थिंकर के लिए बनाना है, क्योंकि एक और टॉपिक जो मुझे मिला है जर्नलिज्म एंड एजुकेशन, जी तो उस पे बनाना है। पीपीटी में मुझे कंफ्यूजन है थोड़ा। देखिए, असाइनमेंट क्या मिला हुआ, सर प्लेटो, तो प्लेटो पे बनाना है। पीपीटी प्लेटो पे बनाना है। हाँ, असाइनमेंट है ना आपको? हाँ जी सर। डीप स्टडी तो नहीं है? आ, सर मुझे इसमें कंफ्यूजन है सर एक्चुअली थोड़ा, क्योंकि मुझे डीप स्टडी जो है वो प्लेटो पे मिली है और एक जैनिज्म एंड एजुकेशन पे हाँ मिला है असाइनमेंट। हाँ, तो जैनिज्म एंड एजुकेशन पे पीपीटी बनाना है। अच्छा, जो असाइनमेंट है उस पे ही पीपीटी बनेगा। सर जी एक्चुअली है, बुक तो है हमारे पास, तो वो शेयर कर देंगे क्योंकि कंफ्यूजन होगा आपको तो जल्दी। अच्छा ठीक है अच्छा, ठीक है। शिवांगी। हाँ ठीक है शिवांगी भेज थैंक देंगी ग्रुप पे। यू। ओके सर ठीक है, थैंक यू। सर ये बात क्लियर करनी चलिए, थी सर, डीप स्टडी सिर्फ पढ़नी है ना सर? पढ़नी है और जमा करनी है यहाँ। सर डीप स्टडी पे भी लिखना है? जी हाँ, जमा करना है यहाँ पर आपको। अच्छा सर, मतलब डीप स्टडी ऑन रवीन्द्रनाथ टैगोर जैसे हमें मिला तो मैं पूरी स्टडी उसकी लिखनी है। ठीक है सर। जी जी जी, उसको करके और यहाँ पर जमा करना है। ठीक है सर, थैंक यू सर। चलिए, हाँ चलिए, आपके क्लास का टाइम हो गया, नेक्स्ट क्लास में जाइए, बहुत लेट हो गया। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। ओके, जाइए आप लोग। थैंक यू सर। ओके ओके।